Hello everyone, my name is Adnan Siddiqui. I am a student of B Farm first year. The name of the topic is Types and Sources of Impurity. Subject name Pharmaceutical Inorganic Chemistry. फर्स्ट ऑफ ऑल वी नोस दैट व्हाट इज़ द इम्प्योरिटी। सबसे पहले हम जानेंगे कि इम्प्योरिटी क्या है। इम्प्योरिटी इट इज़ अनडिज़ायरेबल एंड अनवांटेड एलिमेंट्स और सब्सटेंस इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस दैट लोअर द क्वालिटी एंड वैल्यू ऑफ द सब्सटेंसेस। ये वो अवांछित या अवांछनीय पदार्थ हैं जो किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम करते हैं, या ऐसे कह सकते हैं कि जो पदार्थ किसी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी या क्वांटिटी को घटाता है उसे इम्प्योरिटी कहते हैं। या वह तत्व जो किसी भी पदार्थ की क्वालिटी और क्वांटिटी को कम करता है इम्प्योरिटी कहलाता है। टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी according to the ICH International Council for Harmonization, impurities are classified as organic impurity, inorganic impurity, residual impurity. Organic impurity may be arise from the starting material by product synthetic intermediate and degradation of product. ऑर्गेनिक इम्प्योरिटी होती है वो स्टार्टिंग मटेरियल में आ जाती है। स्टार्टिंग मटेरियल हम कुछ भी लेते हैं, जैसे कि H2O जल ले लिया, HCl ले लिया, एसिड ले लिया, H2SO4 ले लिया, सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, जिससे हमारे उत्पाद की क्वांटिटी कम होती है और क्वालिटी ख़राब होती है। अब जानते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी क्या होती है? Inorganic impurity may be derived from the manufacturing process and are normally known as identify ligands, reagents, heavy metals, catalytic and charcoal. Cu इसका एग्जाम्पल है, CO है, Fe है, आयरन है। जब हम कुछ बनाते होते हैं तो उसके दौरान बनाने के दौरान जो इम्प्योरिटी आती है उसे कहते हैं इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी। अकार्बनिक अशुद्धता उत्पादन प्रक्रिया के दौरान आती है। आमतौर पर अभिकर्मकों, उत्प्रेरकों, भारी धातुओं और चारकोल के रूप में जानी और पहचानी जाती है। अब रेसिडुअल इम्प्योरिटी के बारे में जान लेते हैं कि रेसिडुअल इम्प्योरिटी क्या होती है। तो रेसिडुअल इम्प्योरिटी इन सॉल्वेंट आर द इम्प्योरिटीज इंट्रोड्यूस विद सॉल्वेंट। विलायक में अवशिष्ट बची हुई अशुद्धताएं विलायक के साथ पेश की जाने वाली अशुद्धियां हैं। सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटी से पहले हम कॉफ़ी मेकिंग की प्रोसेस से समझेंगे कि इम्प्योरिटीज़ किन किन मेथड से किसी प्रोडक्ट में आ जाती है। जैसे कि मिल्क हमारा रॉ मटेरियल है और वाटर हमारा सॉल्वेंट है। नेस्कैफ रिएजेंट, यूटेंसिल ऑन गैस स्टोव ये कंटेनर हो गया। हीट फॉर 5 मिनट ये प्रोसेस हो गया। पुट कॉफ़ी इन कप ये स्टोरेज हो गया। और कॉफ़ी रेडी यानी फाइनल प्रोडक्ट। अब हम समझेंगे कि ये सब कैसे होता है। सिंपल सी बात है, जैसे कि मिल्क यानी रॉ मटेरियल जो हमारा है, अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो फाइनल प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आएगी। ऐसे ही हमारे सॉल्वेंट यानी वाटर में इम्प्योरिटी है तो फाइनल प्रोडक्ट में आएगी वो। इसी तरीके से नेस्कैफ में यानी रीएजेंट में अगर इम्प्योरिटी है तब भी आएगी फाइनल स्टेप में। और कंटेनर में भी कुछ अशुद्धता या धूल के कण वगैरह हैं, कुछ भी है तो फाइनल प्रोडक्ट में अशुद्धता आएगी। हीट फॉर 5 मिनट, अगर प्रोसेस सही से नहीं किया तब भी इम्प्योरिटी आएगी। स्टोरेज अच्छे से नहीं किया तब भी इम्प्योरिटी आएगी। कुल मिला के फाइनल स्टेप में इम्प्योरिटी आएगी अगर हमने कोई भी स्टेप गलत की तो। अब इसे साइंस की भाषा में जान लेते हैं कि सोर्सेस ऑफ इम्प्योरिटीज़। रॉ मटेरियल इम्प्योरिटी अगर है तो वो फाइनल प्रोडक्ट में पहुंचेगी। एग्जाम्पल Na हैव Cl इम्प्योरिटीज़। सोडियम में क्लोरीन की इम्प्योरिटीज होती हैं। Zn जिंक हैव आर्सेनिक, कॉपर, Fe आयरन इम्प्योरिटीज़। तो जिंक में आर्सेनिक, कॉपर, आयरन की इम्प्योरिटीज होती हैं जो हम सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। अगर उसमें इम्प्योरिटी है तो फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी वो भी। तो एग्जाम्पल टैप वाटर हैज़ क्लोरीन, कैल्शियम इम्प्योरिटीज़। जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ है तो वो फाइनल प्रोडक्ट में पहुंच जाएगी। एग्जाम्पल इक्विपमेंट ऑफ गिलास, रबर, सिलिका रिएक्ट विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जो ये रबड़ के जो बने होते हैं जो चीज़ें और सिलिका की, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिएक्शन कर जाते हैं जिससे इम्प्योरिटी उसमें आ जाती है और वो ख़राब हो जाता है।
तो इसलिए किसी भी स्टेप में अगर गड़बड़ हुई तो वो इम्प्योरिटी फाइनल स्टेप में आ जाती है। इसी तरह जो हम रिएजेंट्स यूज़ करते हैं, तो रिएजेंट्स में अगर इम्प्योरिटी है तो वो फाइनल स्टेप में वो भी पहुंच जाएगी। तो वॉशिंग इज डन टू रिमूव रिएजेंट्स। अच्छी तरीके से उसे धोएं, वॉशिंग करें। तो उसके बाद हम रिएक्शन करवाएं उसके अंदर जो भी मटेरियल ले रहे हैं, जो भी सोल्यूशन हम लेते हैं, HgCl2 प्लस NH4OH गिव्स NH4HgCl प्लस NH4Cl प्लस H2O अलग निकल गया वाटर हमारा। जैसे हमने इसमें रॉ मटेरियल लिया है मरकरिक क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH, और जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट आया है वो अमोनिएटेड मरकरिक क्लोराइड आया है, और अमोनियम क्लोराइड अलग निकल गया और H2O जल अलग निकल गया। तो ये जो हमारा NH4AgCl आया है अमोनिएटेड मरकरिक क्लोराइड, तो इसकी हमें वॉशिंग करना पड़ती है, क्योंकि इसमें जो NH4OH होता है, जो रिएजेंट होता है, तो वो इम्प्योरिटी के रूप में उपस्थित होता है, माना जाता है ऐसा। तो मतलब जब वो उपस्थित होता है तो इसलिए इसकी वॉशिंग करके उसे अलग किया जाता है और इसको प्योर करके रख लिया जाता है। इसलिए हमें अमोनिएटेड मरकरिक क्लोराइड की वॉशिंग करना पड़ती है, क्योंकि इसमें उपस्थित NH4OH की इम्प्योरिटी निकल जाती है। इसके बाद आती है एटमॉस्फेरिक इम्प्योरिटी, जो हमारे एनवायरनमेंट से आती है, फाइनल प्रोडक्ट में फिर पाई जाती है। एग्जाम्पल SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, H2S इसको कहते हैं हाइड्रोजन सल्फेट और ब्लैक स्मोक। इससे हमारे प्रोडक्ट में इम्प्योरिटी आती है। इसके बाद आती है आखिरी सबसे स्टोरेज इम्प्योरिटी इन स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन में बहुत सी इम्प्योरिटी आ जाती है, जैसे कि आयोडीन रिएक्ट विद रबर कोक। जो हमारी कंटेनर के ऊपर ढक्कन लगा हुआ होता है रबर का, तो आयोडीन से रिएक्ट कर जाता है, तो ये भी एक इम्प्योरिटी का कारण है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड एब्जॉर्ब मॉइस्चर एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेयर में से नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है ये। और ऐसे ही जैसे कि आपने देखा होगा अक्सर घर में रखे रखे नमक जो होता है वो सेल जाता है, तो यही कारण है कि ये एब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर को एनवायरनमेंट में से। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है वो कार्बन डाई को ऑब्जर्व कर लेता है, सोख लेता है, अवशोषित कर लेता है अपने अंदर। इसीलिए इसको ज़्यादातर ग्रीन बोतल में रखा जाता है, बड़े अगर से कंटेनर में पैक करके, जो कि ये CO2 को ऑब्जर्व ना करे। जैसा कि हम लोगों ने केमिस्ट्री की लैब में 3-4 लिमिट टेस्ट के प्रैक्टिकल किए थे, उसका मेन पर्पस यही था टू फाइंड आउट इम्प्योरिटीज़ का पता लगाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।